हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रशियन फॉर्मलिज्म को। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो रशियन फॉर्मलिज्म एक प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म था जो रशिया में था। ओके, अगर हम टाइमलाइन की बात करें, इट्स फ्रॉम 1910 टू 1960। ओके, और मेजरली ये पार्ट हमें 1910 1910 टू 1930 ज़्यादा दिखता है। और ये एक रिएक्शन था अगेंस्ट द रशियन सिंबलिस्ट मूवमेंट। एक रशियन सिंबलिस्ट मूवमेंट हुआ था, उसके अगेंस्ट रशियन फॉर्मलिज्म जो है ये उसके एक रिएक्शन था। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू। ओके, सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, you can subscribe to my channel, you can like this video, and you can take this proper notes. I will share the PDF with you. You can join my Telegram channel, or you can also contact me over WhatsApp. I will share you with this PDF. Okay, so without any wasting our time, let's move further. And now we will see some major key figures of this Russian formalism. So these are the very important figures, but I am letting you the most important name. Okay, so Victor Shalvosky is number, you have to remember him. Then Vladimir Prop, Raymond Jacobson. Okay, and these three are very important, and then these are the less important, but you can still have to remember these names. See, there is a two Boris. I am not able to pronounce this name because it's Russian. You can pronounce it accordingly. Then Boris Alikhemembom. Okay, so these two Boris should you will remember, and it's not too difficult. Just you have to remember the name of the victor, then Roman Jackson and the Vladimir Prop, and later in upcoming videos we will cover these writers also. So don't worry. Okay, so now let's move further, and now we will see some more detail about it. So ये जो schools थे, ये river line, like I have already told you the date line. Okay, 1914 and 1913, focusing on the specific nature of the poetic language and literature. जो poetic language और nature है, ये एक specific nature के बारे में बात करता है रशियन फॉर्मलिज्म। उसके बाद अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें, रशियन फॉर्मलिज्म कैसे इन्फ्लुएंस होता है, किन पे इन्फ्लुएंस होता है, तो ये इम्पैक्ट करते हैं जो हमारे स्कॉलर्स हैं। आप अगर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं और ऑलरेडी आपने नेट अपेयर किया है, वो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे मिखाइल विक्टम से। ओके, सो रशियन फॉर्मलिज्म हैव इन्फ्लुएंस मिखाइल विक्टम सो मच, as well as Yuri Lotman is there, who is also influenced a lot by the Russian formalism. So just it isn't just an additional information which I am providing you. Okay, just note it down. नाउ लेट्स मूव। सो यहाँ पे दो मेन मूवमेंट होता है, जिसे एक होता है ओपास, ये कहाँ पे होता है, ये सेंट पीटर्सबर्ग में होता है। और एक होता है मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लीज़ राइट इट डाउन। और अगर हम बात करें कि ओपास, सो ये इट्स अ एक्रोनिम, इसका फुल फॉर्म है, ओके, सो इट्स फुल फॉर्म इज Society for the Study of the Poetic Language, founded in 1916 at St. Petersburg, okay, later Leningrad, okay। और फिर इसको लीड कौन करता है, तो लीड की बात करें तो विक्टर शेल्वोस्की इसे लीड करते हैं। और अगर हम बात करें कि मॉस्को लैंग्वेज सर्किल, सो ये कब फाउंड हुआ है, ये 1915 में फाउंड हुआ है। एंड ओपाज इज फाउंडेड इन 1916। ओके, तो पहले हमारा मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्किल फाउंड होता है, उसके बाद ये ओपाज हो जाता है। ठीक है, और ये एक तरीके रशियन का एक फुल फॉर्म है। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, यू विल फाइंड इट देयर। ओके, आई फॉरगॉट टू मेंशन इट हियर। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस टू वेरी मूवमेंट। आपसे ये एग्जाम में बिल्कुल डेफिनेटली पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक यूजीसी ने तो इस पर ध्यान नहीं दिया, बट मुझे ऐसा लगता है इस साल ये क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो नाउ अब की कॉन्सेप्ट की बात करें तो फॉर्मलिज्म
एक सेंट्रल आइडिया कहाँ से ड्राइव करता है, पोएटिक लैंग्वेजेस। ये कहता है पोएटिक लैंग्वेज इज़ अ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम एवरीडे लैंग्वेज। जो हम हर दिन जो बातें बोलते हैं उससे जो पोएटिक लैंग्वेज होता है बहुत ही डिफरेंट होता है। और डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें राइम्स होती हैं, प्लॉट होता है, स्टोरी होती है, एंड बहुत कुछ होता है। तो एक रशियन में प्लॉट को क्या बोलते हैं? सॉयजेट एंड फेबुला। फेबुला इट इज रशियन एंड द फेबुला का मतलब है स्टोरी। ओके, सो फेबुला, प्लॉट। Plot is the raw material or a chronological sequence of the events or the story. And if I talk about the Soviet, it's an plot. So plot, the actual arrangement and the representation of the events in the narrative by the writer. Okay, I hope you are all clear with the plot and the story, but just these are the Russian word, you have to remember it. Okay, so जो ये फॉर्मलिस्ट होते हैं, रशियन फॉर्मलिस्ट होते हैं, ये डिस्टिंग्विश करते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। जैसे कि लिटरेरी पोइटिक यूज ऑफ द लैंग्वेज विच इज़ अ सेल्फ फोकस्ड। जो लिटरेरी यूज, हम जो पोएम लिखते हैं, दैट इज टू सेल्फ फोकस्ड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज विच सर्व्स टू द convey information about the world. Okay, I hope I am clear to you. And now let's see some more this thing in more detail. So I have already told you that fabula or story is an chronological sequence of the event in a story. It considers the raw material or the foundation of the narrative, as well as if I talk about the plot, the actual arrangement of the events. The plot of the story, it is how the writer organizes and presents, how organize and presents. Okay, these are the keywords you have। देखिए, जो यूजीसी नेट है, आपको बस क्वेश्चंस में कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं, आपसे क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाएगा। ओके, एंड if I talk about who have introduced these terms fabula and story, it is Victor Shalvosky and Vladimir Prop. I have already given you the major figures of this period, if you remember. Okay, so this concept introduced by both of them. The fabula is the raw unarranged material, while the sujet is the creative transformation of this material into the structured narrative. I will share you with this period, don't worry, just ping me on Telegram, or you can join my Telegram where I am providing so much for my students. I just started it. I just want my students to succeed in this examination, so that is the reason why I am doing these things. I have nothing to do, everything is free of cost. Okay, नाउ लेट्स टॉक अबाउट। अब ये जो रशियन फेडरलिज्म है, ये ख़त्म कैसे होता है? तो अगर मैं बात करूँ तो ये ख़त्म कैसे होता है, तो सप्रेशन की बात करें तो ये 1920 में अंडर सेटलिन रिजिम फॉर्मलिज्म वाज सप्रेस्ड। द मूवमेंट देन शिफ्टेड टू चेकोस्लोवाकिया, वेयर स्कॉलर लाइक रोमन जैकोब्सन, जैन मुर्कोवस्की एंड रहने वाले कंटिन्यू टू दी वर्क। और ये कहाँ चले जाते हैं? चेकोस्लोवाकिया, रशिया से ये चेकोस्लोवाकिया चला जाता है। ओके, देन फंक्शन ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज की बात करें तो फॉर्मलिस्ट आर्ग्यू दैट लिटरेचर पर्पस इज नॉट कम्युनिकेटिव एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन but to offer a unique experience by focusing on the formal element of language such as meter, troops, and syntax. Okay, and if I talk about the theory, formalism is a critical approach that focuses on the text itself without considering टेक्स्ट इटसेल्फ। सब कुछ बताता है कि ये टेक्स्ट थी में सब कुछ है, आपको किसी ऑथर वॉथर से कोई लेना देना नहीं, उसकी बायो से क्या लेना देना, कब लिखा, क्यों लिखा, वॉट सो एवर इज देयर इट इज़ इन द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट ये कीवर्ड आपको एक अलग फिर से याद कर लेना है। देन एक्सटर्नल फैक्टर, ऑथर इंटेंट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, दीज आर नॉट नथिंग टू मैटर। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब नहीं रखता है। इट एनालाइज इनहेरेंट फीचर ऑफ टेक्स्ट सच एज ग्रामर, स्ट्रक्चर एंड लिटरेरी डिवाइसेस। आई होप आपको इतना ही क्लियर होगा। मैंने बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया है ना। अब रिएक्शन देखते हैं, और एक तरीके से ये रिएक्शन था रोमांटिसिज्म के ऊपर। ठीक है, फॉर्मलिज्म इमर्ज द रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिज्म थ्योरीज ऑफ लिटरेचर विच एम्फसाइज सब्जेक्टिव इमोशन। अब अगर हमने रोमांटिक पीरियड पढ़ी है तो अपने वहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे जो राइटर्स थे वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव इमोशन को इन्वॉल्व करते थे and the personal experience of the author. For example, William Wordsworth, Daffodils. He have visited some places and write a poem, Daffodils, and everything is personal experience and emotion is there. Okay, so it is the reaction against the romanticism. I hope you are clear with this point. Now, other formalist movement की बात करें तो Russian formalism evolves into Anglo-American new criticism। और ये एक तरीके से बदलाव एक एंग्लो अमेरिकन
racism में ये बदल जाता है, which took a similar approach but was more prominent in English speaking world. But this was the most prominent, but this is not with the Russian, they are focusing much on Russian, but they have not fully focused on the English. So formalism dominantly literary study in US and the end of the World War II to the 1970s, especially with the work of, then these two writers are the very important, Rene Welleck and Austin Warren, or these are the Anglo-American writers, okay, working on the formalism dominated literary in US. Okay, got it. Now let's move further. This is all about the Russian formalism. इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी नहीं होनी चाहिए, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है. You can contact me on this number if you want notes, or you can join my Telegram channel. You can check my bio. I have put it the Telegram group description, and you can also join my WhatsApp. You can say there is a one WhatsApp channel also, you can join and we will discuss. Thank you so much, thank you for joining me, thank you so much. Okay, see you in the next video. I am coming with these type of short video very soon, and you will have in very short detail, you will cover everything, nothing to worry about. Okay, okay, thank you so much for joining me.